प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं रूस और अब से थोड़ी ही देर बाद ये मुलाकात कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और द्विपक्षीय वार्ता जिसके मायने काफी हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच ये मुलाकात। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए आइए सीधे आपको कजानी लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं विशाल पांडे। विशाल, तस्वीरें आ रही हैं, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है, क्या डिटेल्स? और बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले ही अपने होटल से रवाना हुए हैं कजान के गवर्नर पैलेस के लिए, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और थोड़ी देर में पुतिन और मोदी की तस्वीरें भी सामने आएंगी, क्योंकि यह मुलाकात अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। पीएम मोदी गवर्नर पैलेस के लिए रवाना हो चुके हैं और जैसा कि एबीपी न्यूज सुबह से बता रहा है कि 4 महीने के अंदर यह दूसरी बड़ी मुलाकात होगी मोदी और पुतिन की। इससे पहले जुलाई में मॉस्को में मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता हुई थी, जिसमें यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। और भारत लगातार पीस फॉर्मूले की बात करता रहा है। अच्छा विशाल, मैं रोकूंगी आपको क्योंकि अब तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने कितनी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ शेक हैंड किया, हाथ मिलाया और अंदर की तरफ इशारा करते हुए ले जाते हुए व्लादिमीर पुतिन दिखाई दिए साफ तौर पर। और ये देखिए, अंदर की भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं, पुतिन को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। और दोनों देशों के बीच ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण और इसके मायने क्या हैं, वो लगातार हम आपको дорогие друзья, позвольте мне вас всех сердечно поприветствовать в России, на этот раз в Казани. Это один из наших исторически замечательных городов в Поволжье. Я с теплотой вспоминаю ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС. Сегодня мы вместе примем участие в церемонии открытия саммита. Затем предстоит общение лидеров за ужином. И таким образом мы начнем уже нашу работу. В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार हम कजान में मिल रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक बहुत दिलचस्प शहर है जो वोल्गा नदी के किनारे पर स्थित है। मुझे याद है कि हमारे जुलाई की मुलाकात की याद है जब हमारे बहुत देखिए, बातचीत की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों इस वक्त एक टेबल पर मौजूद हैं और बातचीत का जो ये वो दौर है वो शुरू हो चुका है। मोदी पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की निगाह क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? अगर 4 महीने में दूसरी बार दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक टेबल पर मौजूद हैं, तो इसके मायने समझने के लिए आइए समय हम भी बात करेंगे दूसरे नेताओं के साथ। आज आने वाले ब्रिक्स के दौरान, समिट के दौरान हमें कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। तो एक बार फिर कजान में आपका स्वागत है। В Казани мы должны принять целый ряд решений по совершенствованию деятельности объединения. ब्रिक्स की कार्रवाई को सुधारने के लिए हमको कई अहम डिसीजन लेना पड़ेगा। И очень ценим наше взаимодействие на этом направлении, имея в виду, что наши государства стояли у истоков создания объединения.
हम रूस और भारत के बीच जो सहयोग चल रहा है हम वो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, ख़ासतौर पर ये बात मान में रखते हुए कि भारत और रूस ये ब्रिक्स के मूल सदस्य देश है। Российско-индийские отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают активно развиваться. रूस और भारत के बीच स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये रिश्ते बढ़ते जाते हैं। Укрепляется взаимодействие по линии законодательных органов. पार्लियामेंट्स के बीच जो संपर्क है वो भी बढ़ते हैं। Наши министры иностранных дел в постоянном контакте находятся. हमारे विदेश मंत्री संपर्क में रहते हैं। В хорошем состоянии находится товарооборот. हमारे व्यापार भी आगे चलता है। И очередное заседание межправкомиссии намечено на 12 ноября в Нью-Дели. और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फ़ायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии в этом городе, наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह
समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше Превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात, दोनों राष्ट्राध्यक्ष जिन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, सहयोग की बात की और व्यापारिक रिश्तों की भी बात की, लेकिन महत्वपूर्ण रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में किया और कहा कि हम लगातार दोनों देशों के साथ इस युद्ध पर संपर्क में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण बयान। उन्होंने कहा कि शांति बेहद जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से शांति का जिक्र करते हुए कहा कि युद्ध का हल शांति से ही निकल सकता है और इसी से इसका हल निकलेगा। सीधे रुक कर लेते हैं विशाल पांडे का एक बार फिर से। विशाल, जिस बातचीत का इंतजार किया जा रहा था, दोनों देश आपस में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, पुतिन ने भी उसी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, और यहां पर भी वो शांति की बात करना नहीं भूले। दोनों देशों के बीच किस तरीके से युद्ध रुक सकता है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से शांति का रास्ता ही कजान से एक बार फिर से दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष पर भारत लगातार दोनों देशों के साथ संपर्क में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पुतिन के सामने इस बात को दोहराया है कि शांति के रास्ते से ही बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है जिससे शांति का रास्ता निकल सके। हालांकि ये साझा बयान पहले पुतिन और फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सामने आया है और अब बातचीत शुरू होगी मोदी और पुतिन के बीच में। तो बिल्कुल जो तमाम मुद्दे हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए, उन पर भी इस बातचीत में चर्चा होगी, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर से कहा है कि शांति के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए। और पीएम मोदी ने यह भी बताया कि 3 महीने के अंदर यह उनकी दूसरी रूस यात्रा है और इस दौरान जो रूस भारत के संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होंगे और कजान में नया कॉन्सुलेट खोलने का भी ऐलान पीएम की तरफ से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भारत ने अपना पुराना स्टैंड एक बार फिर से दोहराया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह फिर से कहा है कि शांति से ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए और अगर भारत इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना है। बिल्कुल, अपना स्टैंड क्लियर करते हुए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं और पूर्व राजनयिक जितेंद्र कुमार ओझा भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय कुलकर्णी जी आपके साथ। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस मुलाकात को लेकर क्या सोच रहे हैं, जो बयान शुरुआती तौर पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से दिए गए, उस पर आपकी टिप्पणी सर। मुझे लगता है जिस प्रकार से और जिस गर्मजोशी से दोनों की बातचीत हुई है, ये साफ दर्शाता है। और जिस प्रकार से ह्यूमरसली उन्होंने कहा कि मैंने सोचा इतनी बार आपको मिलता रहता हो तो आप तो रूसी भाषा समझते होंगे, और दोनों ने काफ़ी हंसी, तो ये दर्शाता है कि दोनों के जो संबंध हैं, एक केमिस्ट्री जो है मोदी जी की पुतिन जी के साथ, मुझे लगता है वो जरूर रंग लाएगी। और यही कारण है कि रूस को लगता है कि भारत जो है आज की तारीख में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। और बार बार मोदी जी का ये कहना कि शांतिपूर्वक ही हल निकल सकता है और युद्ध का युग नहीं है, और इस तरीके से मोदी जी बार बार अगर पुतिन को इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व में
अब जो ये समिट हो रहे हैं, खासकर जो मुलाकात अभी अपने प्रधानमंत्री की रूस के राष्ट्रपति से हो रही है, और फिर इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद अपने प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से भी मिले, तो ऐसे वक्त में जब पूरे विश्व में एक तरीके से तनाव है, और उस तनाव को कम करने के लिए मुझे लगता है ब्रिक्स का जो एक नेतृत्व ब्रिक्स ने लिया है, क्योंकि ब्रिक्स जो है तकरीबन मैं कहूँगा कि 45% पूरे विश्व की आबादी यहाँ पर है, 48% क्रूड का जो उत्पादन है वो यहाँ पर है, विश्व का 30% का जो जीडीपी का ग्रोथ वो यहाँ पर है। तो ऐसे इसमें ये कहना कि G7 के साथ साथ अगर हम ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स का एक बहुत महत्व का रोल है, और भारत जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहा है ग्लोबल साउथ को लेकर के, तो मुझे लगता है पुतिन जो है वो समझते हैं, और ब्रिक्स समझता है, और वेस्ट भी समझ रहा है, और पश्चिम क्योंकि समझ रहा है, G7 समझ रहा है, G20 समझ रहा है, अमेरिका देख रहा है कि भारत जो है दोनों तरीके से अब उसके रूस के साथ भी संबंध बहुत अच्छे हैं, और भारत के संबंध पश्चिमी देशों के साथ भी बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और मैं कहूँगा एक कोइंसिडेंस कहिए, कैसे भी कहिए कि ब्रिक्स समिट के साथ साथ होते होते ही हमारे भी संबंध शायद रूस ने कोशिश की है कि भारत के संबंध चीन के साथ अच्छे हो जाएं, जैसे ब्रिक्स में किसी के साथ अनबन ना रहे और सभी एकजुट रह करके कम से कम पूरे विश्व को एक मैं कहूँगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसमें सबका सहयोग, सबका साथ, सबको साथ में ले चलने की जो भावना अपने मोदी जी ने दिखाई है, उसका मुझे लगता है रूस जो है समर्थन करता है। और यही कारण है कि पिछली बार जब 3 महीने पहले जब अपने प्रधानमंत्री गए तो रूस ने उन्हें एक सबसे उच्च उनका जो रूसी पदक है उससे सम्मानित किया। तो ये दर्शाता है दोनों के बीच के जो एक केमिस्ट्री है, एक संबंध है, वो जरूर रंग लाएगी, और एक पारंपरिक संबंध विश्व जानता है कि रूस और भारत के जो और हर संबंध बार ये है केमिस्ट्री बहुत कैसे और स्ट्रांग होती जा रही है, वो आज हमें इस मुलाकात में देखने को भी मिला। जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जो एक गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिस तरीके से कंफर्टेबली दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, अपना स्टैंड क्लियर किया भारत ने, कैसे देख रहे हैं सर आप इस मुलाकात को? जितेंद्र ओझा जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी सर। नहीं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जितेंद्र ओझा नहीं हूँ, मैं अचल मल्होत्रा हूँ। ओके सर, ओके। जितेंद्र जी से नहीं, मेरा आपने सवाल था। गलती से ठीक है तो नहीं सर, बुला अचल जी लिया मैं आप मुझे। ही से ही सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे बताइएगा सर, आपकी नज़र में इस मुलाकात के मायने क्या, जो अभी हमने स्क्रीन पर देखा, दोनों राष्ट्राध्यक्ष जिस तरीके से मिले, चाहे गर्मजोशी से स्वागत करना हो प्रधानमंत्री का, या अपनी बात कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ शेयर करनी हो, क्या मायने सर आपकी नज़र में इसके? देखिए, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो भारत के रशिया के साथ संबंध हैं ये बहुत ही प्रगाढ़ हैं और शुरू से रहे हैं, और बार बार इस बात को विश्व मंच पे दोहराया गया है कि भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है, और आज की तारीख में हम इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारा रिश्तों का फैलाव है उसको दर्शाता है, और दो इंडिविजुअल्स के बीच में अपनी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसे भी दिखाता है। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2001 में जब से पुतिन ने ये संभाला है, उससे भी भारत और रशिया के रिश्तों को एक नया आयाम देने में बहुत बड़ा उसका योगदान रहा है। रशिया की तरफ से कंटिन्यूटी रही है, हमारे यहाँ बदलाव होते रहे हैं, लेकिन चेंज इन लीडरशिप चेंज के बावजूद भी कंटिन्यूटी रही है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि भारत ने अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो, वो किसी भी दबाव में नहीं आए। जब रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हम पे दबाव डाला गया कि हम रशिया से डिस्काउंटेड प्राइसेस पे तेल नहीं खरीदें, तो हमने साफ साफ बताया कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का जो है कद बढ़ा है पूरे विश्व में। तो हमारे रिश्ते हमने ट्रांजैक्शनल नहीं है, इस बात का हमने सबूत दिया है। यहाँ इस समिट का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि पुतिन की तरफ से, पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो पुतिन ही काफ़ी, ब्रिक्स को इनिशिएटिव जो था वो भी पुतिन की तरफ से आया था। ब्रिक्स को इस्टेब्लिश करने में भी पुतिन का काफ़ी बड़ा रोल रहा था। लेकिन
अब के परिप्रेक्ष्य में जब उसका यूक्रेन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसे आइसोलेट करने की दिशा में काम कर रहा है, तो पुतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इतने वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वहाँ आए हैं और ये समिट वहाँ हो रही है, और ये मैसेजिंग है कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है, रशिया एक ग्लोबल प्लेयर है, था और रहेगा। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारे, आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को क्यों दोहराया, जो उन्होंने कहा कि युद्ध का युग नहीं है और ये शांतिपूर्वक बातचीत से ही ये समा हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये क्या, अभी तो हर बार तो यही बोलते हैं, इस बार बोलने का क्या औचित्य क्या है? देखिए, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखेंगे। हम रशिया के साथ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिक्स और दूसरे जो हमारे बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट है उसमें काम करेंगे जी। लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम रशिया की लकीर पे चलेंगे। हम जब मौका मिलेगा हम रशिया को ये सलाह देंगे कि ये आप युद्ध को छोड़िए, आप डिप्लोमेसी और उसकी बात करिए, बातचीत की बात करिए, नेगोशिएशंस की बात करिए और जितनी जल्दी हो सके इस युद्ध को खत्म करिए। तो ये मैसेज भी भारत बताइए सर यहाँ पर कि आखिर इसके मायने क्या है? अगर प्रधानमंत्री अपना बार बार स्टैंड क्लियर कर रहे हैं तो ये क्यों किया गया और इसके पीछे की वजह? ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रशिया में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। युद्ध को लेकर एक बार फिर उन्होंने वही दोहराया कि शांति ही एकमात्र जरिया है दोनों देशों के बीच इस युद्ध को रोकने का। और इसी के साथ कई और भी मुलाकातें जिस पर नजर बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में ये पावर शो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एलएसी पर बन गई है बात। इस बैठक से, इस समिट से ठीक पहले दोनों देशों ने सहमति बनाई है, एक मत हुए हैं। दूसरी तरफ अब सैनिक दोनों ही देशों के पीछे हटेंगे, लेकिन अब इंतजार उस मुलाकात का है कि क्या वो मुलाकात होनी है, कब होनी है, क्या डिटेल्स हमारे पास मिल रही है। सबसे पहले विशाल आपसे समझते हैं, क्योंकि दोनों देश, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात के मायने तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी क्या मिल रही है? मुलाकात होगी क्या, कब होगी, कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस पर तस्वीर देर रात तक साफ हो सकती है। हालांकि हमें सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से लगातार बातचीत जारी है, क्योंकि आप देखिए, पहले भारत के विदेश मंत्रालय का कल बयान सामने आया, आज चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। एलएसी पर जो डिसएंगेजमेंट की बात कही जा रही थी उस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर इन दोनों बयानों को एक आधार बनाकर देखें, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ठीक पहले भारत का विदेश मंत्रालय और चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आना यह संकेत देता है कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में वार्ता हो सकती है। हालांकि आज यह वार्ता होती थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अधिकतर संभावना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच में बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। लेकिन आज देर रात तक इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात चल रही है और आज शाम को ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात संभव बताई जा रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस पर तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। अब जितेंद्र जी, मैं आपसे समझती हूँ, तस्वीर तो चलिए साफ हो जाएगी कि बैठक होगी, कब होगी, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या है सर? कितनी महत्वपूर्ण अगर ये बैठक होती है मोदी और जिनपिंग के बीच? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इक्वेशन अभी चल रही है, उसमें देखा जाए तो ये घटना जो है सिर्फ अपने आप आइसोलेटेड नहीं हो सकती है। अभी जो रूस की प्राथमिकता है उसको देखें, या जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, जो यूक्रेन को लेके हो रहा है, अमेरिका और चीन के बीच में आप कहें कि जो लामबंदी चल रही है, तो ऐसे में देखा जाए तो रूस चीन के साथ तो है ही, लेकिन फिर भी रूस को चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि पूरी साइबेरिया जो है चीन कब्जा कर ले, पूरे रूस के रिसोर्सेज पे चीन का कब्जा हो जाए। तो देखिए, जब जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो चीज़ें कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं और कोई भी बात जो है अपने आप में आइसोलेटेड नहीं होती है। सब एक दूसरे से कहीं
न कहीं जुड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी मिलिट्री और डिप्लोमेसी दोनों की जीत है कि दोनों ने चीन के इस दबाव को रिबफ कर दिया है। तो हमें एक टेम्पररी रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा आनंदित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन की जो साइकोलॉजी है, चीन की जो पूरी स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी एक बात से नहीं नापी जा सकती है। चीन निश्चित रूप से उसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, वो ये है कि वो इस रीजन को डोमिनेट करेगा और दुनिया भर में अमेरिका को इस रीजन से, पूरे एशिया से, अफ्रीका से, इस जगह से वो बाहर भेजना चाहता है। तो इसमें देखा जाए तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज की तारीख में चीन भारत से थोड़ा कंसेशन जो उसने दिया है, थोड़ा रिप्रीव जो हमें मिला है, तो वो एक टैक्टिक्स है उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के को लेके। और वो स्ट्रेटजी ये दिखाई पड़ रही है कि वो वेस्ट एशिया में भी अमेरिका को बाहर करना चाहता है और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी कहना चाहता है कि अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि इस युद्ध का निर्णय करा रहा सके। है, जो इतिहास रहा है उससे सब वाकिफ हैं और इसीलिए इसके पीछे भी उसकी जो मंशा है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उपचुनाव को लेकर एनडीए में पेच फंसा हुआ दिख रहा है। दरअसल खबर मिल रही है कि 2 सीट की मांग को लेकर अड़ गए हैं संजय निषाद। दिल्ली में ही मौजूद हैं संजय निषाद और यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली के लिए निकल गए हैं। यूपी बीजेपी का कोर ग्रुप आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा और सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी आलाकमान से मुलाकात होनी है, जिसके बाद हो सकता है कि तस्वीर साफ हो जाए, क्योंकि संजय निषाद जो अड़ गए हैं अपनी बात पर, दिल्ली में ही मौजूद हैं। 2 सीटों की मांग कर रहे हैं वो और इसी मांग को लेकर दिल्ली में है। अब आलाकमान को रिपोर्ट इस मामले में दी जाएगी, जिसके बाद फैसला होगा। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी दिल्ली के लिए निकल गए हैं। यूपी बीजेपी का कोर ग्रुप जो है वो आज इसको लेकर बैठक करेगा, जिस पर मंथन होगा कि आखिर किस तरीके से ये रास्ता जो है वो निकाला जाए, कैसे इसे सुलझाया जाए, जो पेच फिलहाल फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनावों को लेकर एनडीए में पेच फंसा है और बड़ी खबर इसी से जुड़ी ये मिल रही है कि दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक इसे लेकर, क्योंकि संजय निषाद की जो मांग है 2 सीटों की, वो फिलहाल पीछे हटते हुए इस पर दिखाई नहीं दे रहा है। वो अड़े हुए हैं कि उन्हें 2 सीटें चाहिए ही चाहिए। और देखिए संजय निषाद पिछले 2 दिन से दिल्ली में मौजूद हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, जैसा सूत्र बता रहे हैं। शाह सुनील बंसल से मिलना चाहते हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप से नहीं मिलना चाहते संजय निषाद, जैसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, शाह और सुनील बंसल से मिलना चाहते हैं संजय निषाद। 2 दिन से वो दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए हैं अपनी मुलाकात को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी मीटिंग हो नहीं पाई है। संजय निषाद यूपी बीजेपी कोर ग्रुप से वो नहीं मिलना चाहते हैं और इसी को लेकर फिलहाल ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि संजय निषाद बैठक के लिए इंतजार कर रहे हैं। 2 दिन से दिल्ली में ही मौजूद हैं। वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई है। अभी क्या और डिटेल्स हमारे पास हैं, सीधे वीरेश का रुख करते हैं। वीरेश, क्या जानकारी मिल रही है इस पर? एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएं। संजय निषाद अड़े हुए हैं, पेच उपचुनावों को लेकर एनडीए में फंसा हुआ है, कैसे हल निकलता दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखिए, संजय निषाद ने यह तय कर रखा है कि उन्हें मझवा की सीट चाहिए और अपने सिंबल पर चाहिए। अगर सिंबल पर नहीं मिलता है तो उन्हें वो सीट नहीं चाहिए और नहीं मिलेगी सीट तो संजय निषाद ने यह भी तय कर रखा है कि उनके पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और स्वयं वो खुद चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रत्याशियों का सहयोग नहीं करेंगे और इस बाबत वो 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, अड़े हुए हैं अपने स्टैंड पर। और यही वजह है कि आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी यूपी कोर ग्रुप के 2 सदस्य केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचने वाले हैं और 2 और सदस्य यानी धर्मपाल जो संगठन महामंत्री हैं, भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता हो चुकी है, लेकिन सोर्सेस से मेरे पास खबर है कि संजय निषाद के जरिए सुलझाया जाएगा या फिर नहीं, क्या रास्ता निकलता है। शुक्रिया वीरेश, नजर बनाकर रखिएगा।